हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल द स्टूडेंट्स अपीयरिंग इन ग्रेजुएशन और पीजी और कम्पिटिटिव लेवल। रिग्रेशन एनालिसिस होती क्या है और रिग्रेशन एनालिसिस में हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। और क्वेश्चन से डिफरेंट है ये। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आप लोगों ने कोरिलेशन पढ़ रखा है, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर पढ़ रखा है। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर में आपने जो कुछ भी पढ़ा वो सारी चीज़ें हम रिग्रेशन एनालिसिस में यूज करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर में हम लोगों ने लीनियर लाइन की फिटिंग भी पढ़ी थी। यानी कोई अगर डेटा हमको दिया है और ये कहा जाए कि इसको लाइन पे फिट करिए, तो हम उसको लाइन पर फिट भी कर सकते थे प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर की मदद से। हम लोग लाइन के इक्वेशन क्या लेते थे, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये इक्वेशन लेते हुए जब a और b जो कि लाइन के पैरामीटर कहलाते हैं, अगर हम उन पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर लें और वापस से लाइन के इक्वेशन में पुट कर दें, फिर हम उस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं ऑन एक्स वाई प्लेन। और इस तरीके से जो लाइन हमें मिलती है उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट। बट कंडीशन ये है कि जो पैरामीटर्स ए और बी निकाले जाएंगे वो उन्हीं डेटा से निकाले जाएंगे जो डेटा हमें दिया जाएगा। जिस डेटा पे हमको लाइन फिट करनी होगी हम उन्हीं डेटा से ए और बी को कैलकुलेट करेंगे और फिर हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो चलिए रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं, फिर हम आगे देखते हैं। और लीस्ट स्क्वायर में आपने केवल फिटिंग ऑफ लाइन करते समय नॉर्मल इक्वेशंस बनाई थी, जो कि किस तरीके से थी, समेसन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेसन एक्स, समेसन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेसन एक्स प्लस बी समेसन एक्स स्क्वायर। शायद ये इक्वेशंस आपको याद हों। रिग्रेशन एनालिसिस में हम इन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि रिग्रेशन एनालिसिस होती क्या है। द टर्म रिग्रेशन लिटरली मीन्स स्टेपिंग बैक टुवर्ड्स द एवरेज। यानी अगर कोई पूछे रिग्रेशन का मतलब क्या है, तो आपके 4 शब्द 5 शब्द क्या होने चाहिए, स्टेपिंग बैक टुवर्ड्स द एवरेज। यानी स्टेप स्टेप करके बैक होना है किसकी तरफ, एवरेज की तरफ। अब ये स्टेपिंग बैक टुवर्ड्स एवरेज का मतलब क्या है हम ये समझते हैं। आप लोगों में से कितने लोग स्वामी दयानंद सरस्वती को जानते हैं? यस सर, जानते हैं। तो दयानंद सरस्वती ने कोई स्लोगन दिया था, कोई नारा दिया था, किसी को पता है, मुझे बताए। और उसमें ये शब्द यूज हुआ था बैक टुवर्ड्स। चलिए, इन्होंने नारा दिया था बैक टुवर्ड्स वेदास, यानी वेदों की तरफ लौटो। इसका मतलब क्या था? दयानंद सरस्वती का ये नारा देने का मतलब था कि हम अपने आप को मॉडर्नाइज तो कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे शास्त्रों में वेदों में कहा गया है हम उसको भी समझते हुए चलें। यहाँ पर अगर हम रिग्रेशन का मतलब देखें तो रिग्रेशन के लाइन में भी तो ये बोला गया स्टेपिंग बैक टुवर्ड्स द एवरेज। यानी हमको स्टेप स्टेप करके वापस आना है किसकी तरफ, एवरेज की तरफ। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझाने के लिए जिन्होंने रिग्रेशन एनालिसिस की खोज की थी इन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा था। अब रिग्रेशन एनालिसिस की खोज जिसने की थी इनका नाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, सर फ्रांसिस गाल्टन। नाम याद रहेगा सबको। इन्होंने यस सर। 1822 टू 1911 ये इनकी डेट ऑफ बर्थ एंड डेथ डेट है। इन द लेटर पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी,
यानी 19th सेंचुरी के बाद वाले हिस्से में। 19th सेंचुरी का मतलब 1800 से 1900 के बीच का समय। तो 1800 में जो बाद लेटर हाफ होता है यानी 1850 के बाद, इन कनेक्शन विद हाइट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग्स। हाइट ऑफ पेरेंट्स का मतलब जो पेरेंट्स हैं उनकी हाइट कितनी है। तो इन्होंने बहुत सारा डेटा लेकर एक स्टडी की थी कि जो पेरेंट्स की हाइट है उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है बच्चों की हाइट पर। तो हाइट ऑफ देयर पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग्स, ऑफस्प्रिंग का मतलब आने वाली पीढ़ी। इस तरह का इन्होंने कुछ रिसर्च किया था। इसमें क्या हुआ था, ही पब्लिश्ड अ पेपर इन टाइटल, यानी इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया जिसका टाइटल था रिग्रेशन टुवार्ड्स मीडियोक्रिटी इन हेरेडिटरी स्ट्रक्चर। यानी इन्होंने इसमें बताया कि पेरेंट्स की हाइट्स और बच्चों की हाइट में क्या कनेक्शन है। तो इनके अकॉर्डिंग हुआ क्या, इन्होंने बताया कि जैसे हम पीढ़ी ले लें, पीढ़ी मतलब जनरेशन से है, ये पहली जनरेशन है, ये दूसरी जनरेशन है, ये तीसरी है, चौथी है, ऐसे ही हम बहुत सारी एक जनरेशन ले लेते हैं। तो जनरेशन में यहाँ पर पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे सेकंड पीढ़ी में आएंगे, फिर इनके बच्चे थर्ड जनरेशन में, फिर फोर्थ में। अगर मान लो यहाँ पर पेरेंट्स की हाइट शॉर्ट है तो चेंजेस इज़ द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, यानी कि चीज़ें बदलती रहती हैं। तो अगर इनकी हाइट शॉर्ट है तो आने वाले बच्चों की हाइट शॉर्ट से हाई भी हो सकती है, और शॉर्ट का एक लिमिट होता है, यानी उससे छोटे बच्चे नहीं हो जाएंगे। एक मिनिमम हाइट मान लें तो सारे बच्चे लगभग उससे बड़े ही रहेंगे। तो शॉर्ट के बाद होगा क्या कि यहाँ पर हाइट बढ़नी स्टार्ट होगी। तो यानी यहाँ पर हाइट बढ़ी, हो सकता है अगली जनरेशन में और बढ़े, लेकिन एक लिमिट के बाद वो घटनी भी स्टार्ट होगी। तो फिर धीरे धीरे घटनी स्टार्ट होगी। यानी अगर हम यहाँ पर 200-300 फैमिलीज़ के पेरेंट्स की हाइट का एवरेज निकालें तो हम ये पाएंगे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे इनकी हाइट का एवरेज इसी एवरेज को छू रहा था। इसी को कहते हैं स्टेपिंग बैक टुवार्ड्स इट्स एवरेज, यानी औसत की तरफ वापस लौटना। तो ये इनके रिसर्च पेपर का आउटपुट था और इन्होंने इसी को बताया रिग्रेशन। तो रिग्रेशन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम अगर किसी वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो किसकी तरफ देखें, एवरेज की तरफ देखें। अब रिग्रेशन को और अच्छा समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और कुछ चीज़ें और पढ़ते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया वो था स्टेपिंग बैक टुवार्ड्स एवरेज का मीनिंग। देखिए, ऑन द लॉ ऑफ यूनिवर्सल रिग्रेशन, यानी रिग्रेशन का जो नियम है, ही फाउंड दैट द ऑफस्प्रिंग ऑफ टॉल आर शॉर्ट पेरेंट टेंड टू रिग्रेस टू द एवरेज हाइट, यानी जो लंबे पेरेंट्स हैं या शॉर्ट पेरेंट्स हैं इनके जो बच्चों की हाइट है वो किसकी तरफ टेंड हो रही, इनके एवरेज की तरफ। इन्होंने अपनी स्टडी में ये पाया। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर कहें, द टॉल फादर्स डू टेंड टू हैव टॉल सन्स, यानी जो टॉल फादर्स थे उनके बच्चे टॉल हुए। येट द एवरेज हाइट ऑफ सन्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ टॉल फादर इज लेस देन देयर फादर्स हाइट, जबकि बच्चों के समूह का अगर औसत लिया गया तो वो उनके पेरेंट्स के एवरेज से कम पाया गया। यानी एवरेज ये कह रहा है कि घटेगा घटेगा फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। एंड द एवरेज हाइट ऑफ शॉर्ट फादर इज लेस देन द एवरेज हाइट ऑफ देयर सन्स, और अगर शॉर्ट फादर्स का एवरेज लिया जाए यानी जो पेरेंट्स ठिगने हैं मतलब हाइट कम है उनका एवरेज उनके बच्चों से कम पाया गया। तो इसका मतलब क्या हो रहा था कि दोनों एक दूसरे की तरफ टेंड हो रहे थे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, केवल आपको इतना याद रखना है कि रिग्रेशन की खोज किसने की थी। तो आपको याद रखना ब्रिटिश बायोमेट्रिशियन सर फ्रांसिस गाल्टन, और एक लाइन स्टेपिंग बैक टुवार्ड्स एवरेज। बाकी सारी कहानी है आपको रिग्रेशन को समझाने के लिए। डेफिनीशन की ज़रा बात करते हैं। तो रिग्रेशन की क्या डेफिनीशन है? रिग्रेशन एनालिसिस इज़ अ मैथमेटिकल मेजर ऑफ एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, यानी रिग्रेशन एनालिसिस में हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल मेजर ऑफ द एवरेज, यानी एवरेज का मैथमेटिकल मेजर लेते हैं या उनके बीच के रिलेशनशिप लेते हैं
दो या उससे ज़्यादा वेरिएबल्स पे। तो डेफिनेशन आपको अभी हम इक्वेशन के थ्रू समझाएंगे। जब हम इक्वेशन रिग्रेशन एनालिसिस की लिखेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि इक्वेशन में हमने दो वेरिएबल लिए y और x। अगर हम इसको रिग्रेशन इक्वेशन मान लें y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो हमको इसकी मदद से एक रिग्रेशन इक्वेशन और मिलेगी, ये जहाँ पर y बार और x बार क्या है, मीन है। ये कैसे मिलेगी इसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे आज ही। ओके, तो फिर से देखते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस इज़ अ मैथमेटिकल मेजर ऑफ द एवरेज। यानी रिग्रेशन एनालिसिस एक मैथमेटिकल मेजर है, किसको दर्शाता है, एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। तो ये क्या एवरेज रिलेशनशिप नहीं है दो वेरिएबल्स की, दो से ज़्यादा वाले की बात बाद में करेंगे। यस सर। ठीक है, तो ये क्या दर्शाता है, एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, यानी वेरिएबल में औसतन कितना रिलेशनशिप है। तो अगर हम इसको फादर मान लें तो ये सन हो गया, तो ये इनके बीच की रिलेशनशिप हो गई। y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स एक रिलेशनशिप है, ये बात भी आप समझ लीजिए। y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में अगर हम y को ये कहें कि ये हमारे लिए फसल है और a एक पैरामीटर है जिसकी वजह से हमारी फसल इफेक्टेड होती है, और x एक दूसरा रैंडम वेरिएबल है, जैसे कि x को हम मान लेते हैं फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स का मतलब खाद। तो हमने x खाद डाली तो इसकी वजह से जो इफ़ेक्ट पड़ा वो b है, और a को कह लेते हैं जनरल इफ़ेक्ट। जनरल इफ़ेक्ट का मतलब जब हम फसल बोएंगे तो कुछ ना कुछ तो हमको मिलेगा ही, कितनी भी ख़राब खेती करें कुछ ना कुछ तो हमको मिलेगा ही। तो ये होता है जनरल, यानी ये ऐसी वैल्यू है जो 10 किसानों ने फसल बोई, सबको लगभग इतना तो मिला ही मिला, लेकिन इस वाले ने मेहनत ज़्यादा कर ली, फर्टिलाइजर्स अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया, तो इसके में थोड़ा सा बढ़ गया। इसी तरीके से सबका अलग अलग। तो क्या y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स एक रिलेशनशिप दर्शाता है y और x के बीच में? आपने इसको ड्रॉ करके भी देखा था पिछली क्लास में। हमने जब x की वैल्यूज़ पुट की तो x की वैल्यूज़ के साथ y की वैल्यूज़ हमको मिल गई थी। a और b हमको पता होने चाहिए क्योंकि इनके बिना हम इक्वेशन ड्रॉ नहीं कर सकते। फिर हमने आपको इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके भी दिखाया था। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। याद है सबको? यस सर। तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स को हम y बार इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बार में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये अभी बाद में हम देखेंगे। बट एक बात हमको यहाँ से समझ में आई कि रेग्रेशन एनालिसिस इज़ अ मैथमेटिकल मेजर ऑफ द एवरेज, यानी ये एवरेज का मैथमेटिकल मेजर है जो कि कौन से रिलेशनशिप को बताता है, एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। तो y और x हमने दो ले रखे हैं, तो ये इनके बीच की एवरेज रिलेशनशिप को बताएगा। जब दो से ज़्यादा होंगे तो उनकी एवरेज रिलेशनशिप को बताएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन रिग्रेशन एनालिसिस देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं रिग्रेशन एनालिसिस में? द वेरिएबल हुज वैल्यू इज़ टू बी प्रिडिक्टेड एज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी जिसकी वैल्यू प्रिडिक्ट की जानी है उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट। कैसे भी हम आपको समझाते हैं। और रिग्रेस, डिपेंडेंट को रिग्रेस भी कहते हैं, ये भी कैसे हमें भी आपको समझाते हैं, लिख लेते हैं सारी चीज़ें। और एक्सप्लेन्ड, एंड द वेरिएबल विच इज़ फॉर प्रिडिक्शन, और वो वेरिएबल जिसकी मदद से प्रिडिक्शन किया जाए इज़ नोन एज इंडिपेंडेंट। तो इसको हम इंडिपेंडेंट कहते हैं। और इसके कुछ नाम और हैं, क्या है वो नाम ज़रा देख लेते हैं। इंडिपेंडेंट या फिर रिग्रेसर या फिर एक्सप्लेनेटरी। चलिए अब देखते हैं आगे। तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में अगर हम y को क्या मान लें, क्रॉप यानी फसल, और x को मान लें सिंचाई यानी इरिगेशन। तो अब बताओ कौन किस पे डिपेंड है? क्या पानी खेत में हम डाल रहे हैं वो इस पे डिपेंड है कि फसल कितनी आई है, या फसल कितनी आई है वो डिपेंड है कि हमने पानी कितना डाला? सर फसल कितनी है, पानी कितना डाला? ठीक है, तो यहाँ पर डिपेंड कौन है, क्रॉप,
यानी y, तो y को हम क्या कह सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपको पहला वाला डिपेंडेंट समझ में आया। और x यानी सारे किसान अपनी मर्जी से अलग अलग अपने खेतों में पानी डालेंगे, तो ये कैसा हो गया, इंडिपेंडेंट। क्लियर? तो पहला डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं रिग्रेस और रिग्रेशन पर। रिग्रेस का मतलब जिस पे इफ़ेक्ट पड़ने वाला है वो रिग्रेस, और जो इफ़ेक्ट डालने वाला है उसको रिग्रेसर कहते हैं। जैसे एक्ट का मतलब कोई एक्टिंग, और एक्टर का मतलब इसको करने वाला यानी अभिनेता। ओ आर लग गया ना, डॉक्टर, तो ओ आर का मतलब उसको करने वाला। तो रिग्रेस का मतलब जिस वेरिएबल पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है यानी जो प्रभावित हो रहा है, और रिग्रेशन का मतलब, रिग्रेसर का मतलब प्रभाव डालने वाला। तो एक्स ही तो प्रभाव डाल रहा है वाई पे, तो वाई क्या हो गया, रिग्रेस हो गया, और एक्स क्या हो गया, रिग्रेसर। क्लियर? यस सर। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन्ड और एक्सप्लेनेटरी क्या है? एक्सप्लेन्ड और एक्सप्लेनेटरी को हम ऐसा समझ सकते हैं कि वाई एक्सप्लेन होगा, यानी क्रॉप हम कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे, जब हम एक्स के बारे में जान जाएंगे, यानी एक्स यानी इंडिपेंडेंट। तो ये हो गया एक्सप्लेनेटरी, क्योंकि ये एक्सप्लेन कर रहा है किसको, वाई को, और वाई एक्स के थ्रू एक्सप्लेन हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं एक्सप्लेन्ड। समझ गए सब लोग? इनके दो नाम और हैं जो आप आगे चलकर पढ़ेंगे, एंडोजिनस और एक्सोजिनस। अब ये क्या होते हैं इसकी चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। एंडोजिनस और एक्सोजिनस ये इकोनोमेट्रिक्स में यूज़ किए जाने वर्ड हैं। इकोनोमेट्रिक्स एमएससी में आपको एक पेपर मिलेगा सेम 3 में या 4 में, तो वहाँ पर ये एंडोजिनस और एक्सोजिनस वर्ड यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने वेरिएबल्स के नाम सारे जान लिए, रिग्रेस, रिग्रेसर, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, एक्सप्लेन्ड एंड एक्सप्लेनेटरी। आगे है द ओनली फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द प्रॉब्लम ऑफ कर्व फिटिंग एंड रिग्रेशन एनालिसिस इज दैट इन रिग्रेशन, यानी हमने जो कर्व फिटिंग की थी y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में a और b को निकाल कर उसमें, और रिग्रेशन एनालिसिस में अंतर क्या है। ओनली एनी ऑफ द वेरिएबल में बी कंसिडर्ड एज इंडिपेंडेंट, यानी रिग्रेशन में हम किसी भी वेरिएबल को इंडिपेंडेंट मान सकते हैं, यानी चाहे x को इंडिपेंडेंट ले लें चाहे y को इंडिपेंडेंट ले लें। और आगे क्या है, वाइल इन कर्व फिटिंग वन वेरिएबल कैन नॉट बी डिपेंडेंट, यानी कर्व फिटिंग में एक वेरिएबल है जो कभी भी डिपेंड नहीं करेगा, वो हमेशा इंडिपेंडेंट रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम अगर pt एक वेरिएबल ले लें जिसको हम कह रहे हैं पॉपुलेशन एट टाइम t, और t एक वेरिएबल ले लें जिसको हम कह रहे हैं टाइम, तो क्या कभी टाइम पॉपुलेशन पे डिपेंड हो सकता है? नो सर। हमेशा पॉपुलेशन ही टाइम पर डिपेंड रहेगी। जैसे कि पॉकेट मनी पाने के लिए हम लोग पेरेंट्स पे निर्भर होते हैं, यानी हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं, तो क्या कभी पेरेंट्स पॉकेट मनी देने के लिए डिपेंडेंट होते हैं? नहीं, उनकी मर्जी, दिए तो दिए नहीं तो नहीं दिए, तो वो इंडिपेंडेंट हैं। तो यहाँ पर कर्व फिटिंग में एक वेरिएबल कभी भी डिपेंडेंट नहीं होता है, वो हमेशा इंडिपेंडेंट रहता है। जैसे कि टाइम यहाँ पर हमेशा इंडिपेंडेंट रहेगा, डिपेंडेंट नहीं हो सकता। जबकि रिग्रेशन में ऐसी रिलेशनशिप होती है कि y भी डिपेंडेंट हो जाए या फिर x भी डिपेंडेंट हो जाए। अब जब इसके एग्जांपल्स आएंगे तब हम आपको इसको समझाएंगे कि ऐसे कौन से एग्जांपल्स हैं। जैसे मान लो हम रिलेशनशिप निकाल रहे हैं मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में आए हुए नंबर्स के बीच में, तो अगर स्टैट्स अच्छी है तो मैथ में नंबर बढ़ेंगे, और अगर मैथ अच्छी है तो ये टू वे है, यानी एक दूसरे पे दोनों डिपेंड कर रहे हैं। एक्टिंग और डांसिंग की बात कर लें, अगर किसी की एक्टिंग अच्छी है तो डांस थोड़ा बहुत अच्छा करेगा, और अगर डांसिंग अच्छी है तो एक्टिंग भी कर लेगा। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हो सकते हैं। तो रिग्रेशन में हम ऐसी सिचुएशन लेकर चलते हैं जहाँ पर डिपेंडेंसी दोनों तरफ से हो। आगे बढ़ते हैं। वाइल इन कर्व फिटिंग वन वेरिएबल कैन नॉट बी डिपेंडेंट, फॉर एग्जाम्पल हो गया, इट इज़ ट्रू दैट द स्टडी ऑफ इंटरडिपेंडेंस लीड्स टू द थ्योरी ऑफ कोरिलेशन, यानी ये बात बिल्कुल सही है कि जब हम इंटरडिपेंडेंस की बात करते हैं, यानी आपस में एक दूसरे पर निर्भर होना, तो हम क्या कहते हैं, द थ्योरी ऑफ कोरिलेशन। वाइल द स्टडी ऑफ डिपेंडेंस
जब हम डिपेंडेंसी की बात करना शुरू करते हैं, यानी कौन किस पे डिपेंड है, लीड्स टू द थ्योरी ऑफ रिग्रेशन, तो फिर क्या निकल के आता है, रिग्रेशन। एक और अंतर होता है कोरिलेशन और रिग्रेशन में। कोरिलेशन हमको क्या बताता है, कोरिलेशन हमको बताता है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, लेकिन रिलेशनशिप हम जान जाएं, इससे हम फ्यूचर की प्रोडिक्शन कर पाएंगे क्या। मान लो हम जान गए कि प्रेशर और वॉल्यूम में निगेटिव रिलेशनशिप है, तो इससे क्या हुआ, फ्यूचर का कुछ हम नहीं प्रेडिक्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर हम ये जान जाएं कि एक वैल्यू y है जो कि x पे डिपेंड कर रही है और हमने ये उसकी लाइन बना ली है, और यहाँ पर कोई एक x की वैल्यू है 10, जहाँ पर y की ये वैल्यू है, और यहाँ पर x की वैल्यू है 0, जहाँ पर y की ये वैल्यू है। तो अगर हमने ये लाइन बनाई तो इस लाइन को हम एक तरह से क्या कहते हैं, ट्रेंड कहते हैं। यानी हमको ये दिख गया कि x जितना बढ़ रहा है उसके हिसाब से y के बढ़ने का ट्रेंड ये है। तो अगर इसी ट्रेंड में हम लाइन को और आगे बढ़ाएंगे तो हमको x की फ्यूचर की वैल्यूज़ पर पता चल जाएगा y कितना होने वाला है। जैसे कि हम ये मान लें डॉलर में और रुपए में संबंध, तो हम यहाँ पर एक तरफ लिखेंगे रुपया और एक तरफ लिखेंगे डॉलर। तो ये, या यहाँ पर डॉलर कर लो, एक डॉलर में इतना रुपया। तो जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे, टाइम को बढ़ाते जाएंगे, तो आपको ये दिखेगा कि टाइम बढ़ने के साथ साथ डॉलर और महंगा होता चला गया है। तो अगर हमने ये ट्रेंड निकाल लिया कि जैसे जैसे हम आगे बढ़े रुपए की किस किस वैल्यू पे डॉलर का क्या क्या इफ़ेक्ट आया है, तो हम फ्यूचर में कभी भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस वाली डेट पर डॉलर रुपए के मुकाबले में कितना मजबूत हो जाएगा, यानी कितना और महंगा हो जाएगा। और यहाँ की रिलेशनशिप टू वे है। जिस प्रकार से डॉलर से हम रुपए की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, वैसे रुपए की वैल्यू से डॉलर भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमको इनके बीच की रिलेशनशिप मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लीनियर रिग्रेशन की। जब हम रिग्रेशन, जैसे x और y के बीच में रिलेशनशिप है और हमने उसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर दिया, तो मान लो ये पूरा प्लॉट हो गया हमारा। अब इस प्लॉट को हम देखकर ये समझेंगे कि ये प्लॉट लाइन वाला है या कर्व वाला है। तो ये चीज़ आपको हम बता चुके हैं जब कोरिलेशन पढ़ा रहे थे स्कैटर डायग्राम के थ्रू। तो अगर आपका स्कैटर डायग्राम ऐसा आ रहा है तो हमको ये क्लियर है कि ये लाइन है, यही बीच में हम एक लाइन फिट कर सकते हैं। तो जब हमारा स्कैटर डायग्राम ऐसा है कि वो लाइन को रिप्रेजेंट करे तो हम उसको लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। और अगर हमारा स्कैटर डायग्राम ऐसा आ जाए जो लाइन की बजाय किसी कर्व को रिप्रेजेंट करने लगे, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, कर्वी लीनियर रिग्रेशन। तो लीनियर रिग्रेशन और कर्वी लीनियर रिग्रेशन आप समझ गए। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इफ़ द वेरिएबल इन अ बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, बाईवेरिएट का मतलब जहाँ दो रैंडम वेरिएबल हो x और y आर रिलेटेड, यानी जब एक बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएबल जुड़े हुए हों, वी विल फाइंड द पॉइंट्स इन द स्कैटर डायग्राम विल क्लस्टर अराउंड सम कर्व कॉल्ड, यानी हम ये देख पाएंगे कि जब हमने इनके पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया तो इनका जो स्कैटर डायग्राम आया, यानी जो बिंदुओं का डायग्राम आता है प्लॉट करने पर, उसको स्कैटर डायग्राम कहते हैं। विल क्लस्टर राउंड, क्लस्टर का मतलब इकट्ठा होना, राउंड का मतलब चारों तरफ, क्लस्टर राउंड सम कर्व, यानी किसी कर्व के चारों तरफ ये पॉइंट इकट्ठा हो गए। अब वो कर्व कहलाता है कर्व ऑफ रिग्रेशन। अब अगर ये कर्व लाइन की तरह दिख रहा है, द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ द रिग्रेशन कर्व इज़ कॉल्ड रिग्रेशन इक्वेशन। अगर हम इस कर्व की इक्वेशन फाइंड आउट कर लें तो उसको रिग्रेशन इक्वेशन कहेंगे। इफ़ द कर्व इज़ अ स्ट्रेट लाइन it is called line of regression and such regression is known as linear regression between the variables, otherwise regression is said to be curvilinear। वेरिएबल के बीच में लीनियर रिग्रेशन कब कहलाएगा, जब उनके x और y के प्लॉट किए हुए पॉइंट से एक लाइन बन जाएगी, अदरवाइज हम उसको क्या कहते हैं, कर्वीलीनियर। क्लियर। जो पॉइंट आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कर्व ऑफ रिग्रेशन। और जब हम उस प्लॉट किए हुए पॉइंट की कोई इक्वेशन बना लेते हैं तो उसको हम कहते हैं रिग्रेशन इक्वेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं लाइन ऑफ रिग्रेशन पे, जो हम कैसे निकालेंगे। तो
तो लाइन ऑफ रिग्रेशन को निकालने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। यहाँ तक की सारी चीज़ें आप क्लियर हैं, पढ़ चुके हैं। x1 y1 ये सारे पॉइंट हैं बाईवेरिएट के, और ये हमारी इक्वेशन है। तो हमने इस रिग्रेशन इक्वेशन को लिखते समय एक बात बोली। क्या बात बोली? ध्यान से देखिए। जब हम प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर पढ़ रहे थे तो हम कहते थे दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन इज दिस। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? टू फिट द लाइन ऑफ रिग्रेशन y ऑन x। यानी अब की बार हम सिर्फ लाइन नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं लाइन ऑफ रिग्रेशन। क्यों? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? रिग्रेशन एनालिसिस। जो भी पॉइंट्स आएंगे इनके बीच में जो लाइन हम फिट करेंगे वो क्या बताएगी? y और x के बीच की एवरेज रिलेशनशिप को, जिसको हम रिग्रेशन कहते हैं। तो इस लाइन का नाम क्या पड़ गया? रिग्रेशन लाइन या लाइन ऑफ रिग्रेशन। और एक चीज़ और लिखी है y ऑन x। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब y हो गया डिपेंडेंट और x हो गया इंडिपेंडेंट। सिमिलरली जब हम बोलेंगे x ऑन y तो इसका मतलब y इंडिपेंडेंट हो जाएगा और x डिपेंडेंट हो जाएगा। तो आपको ये भी याद रखना है कि रिग्रेशन इक्वेशन दो तरीके की हो सकती हैं। एक होगी y ऑन x यानी y की इक्वेशन जब x इंडिपेंडेंट हो, और दूसरी होगी x ऑन y यानी x की इक्वेशन जब y इंडिपेंडेंट हो। तो हम एक आपको पढ़ाएंगे, दूसरी उसी के आधार पे सिमिलर हो जाएगी। नाउ द क्वेश्चन इज दैट वाई वी स्टडीड टू लाइन ऑफ रिग्रेशन। हमको दो रिग्रेशन लाइन पढ़ने की क्यों ज़रूरत पड़ी? तो इसका आंसर आपको आगे की क्लासेस में कल या परसों में हर हाल में मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेयर y इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल, y x पे डिपेंड कर रहा है, या फिर एक्सप्लेन्ड है, या फिर रिग्रेस्ड है। जबकि x इंडिपेंडेंट है, या फिर एक्सप्लेनेटरी है, या फिर रिग्रेसर है, यानी इफेक्ट डालने वाला। नाउ अप्लाइंग मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो लीस्ट स्क्वायर का मेथड हम आपको पढ़ा चुके हैं। लीस्ट स्क्वायर के मेथड में हम एरर निकालते हैं, उसके स्क्वायर का सम करते हैं, फिर हम a और b के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तब हमको दो नॉर्मल इक्वेशंस मिलती हैं। तो क्या लीस्ट स्क्वायर के इस प्रिंसिपल को हम फिर से करवाएं? आप लोग बताओ। एरर कैसे आई? जब हम y से a प्लस बी एक्स को घटाते हैं किसी ith ऑब्जर्वेशन के लिए। ith ऑब्जर्वेशन का मतलब ये पहला कैंडिडेट था जिसके स्कूल आने में 10 मिनट लगे, 8 मिनट उसने माना था, जनरल सबको लगते हैं, और जाम की वजह से 2 मिनट उसको एक्स्ट्रा लग गए। तो ये y1 कैंडिडेट की इक्वेशन हो गई। y2 कैंडिडेट को लगे 12 मिनट, 12 मिनट में 8 तो सबको ही लगते थे, लेकिन इसकी साइकिल पंचर हो गई तो 4 मिनट और एक्स्ट्रा लग गए। तो हर कैंडिडेट की इसी इक्वेशन से हम एक वैल्यूज़ डिफाइन करके चीज़ें बना सकते हैं। तो ये इक्वेशन किसके लिए लिखी गई? ith के लिए, जहाँ पर i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 1 to। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हमने एरर लिख ली, अब हम एरर के स्क्वायर का सम करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर का फार्मूला है कि एरर को मिनिमाइज़ करना है, तो एरर को मिनिमाइज़ करने के लिए हम इसका स्क्वायर करते हैं, यानी सबको पहले प्लस में लाते हैं। प्लस में लाने के बाद मिनिमाइज़ करने के लिए कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करते हैं? मैक्सिमा मिनिमा का, जिसमें हम डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो हमारे इस एरर को मिनिमम होने के लिए हम क्या करेंगे? a और b को कैलकुलेट करेंगे। तो एक बार a के रिस्पेक्ट में और एक बार b के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू 0 रखेंगे। और ये हिस्सा हम आपको करके दिखा चुके हैं लिस्ट स्क्वायर में, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, गरिमा और योग्यता बताओ दोनों लोग। यस सर। ठीक है, तो हम इस हिस्से को दोबारा नहीं करवा रहे हैं डिफ्रेंशिएशन को, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आए तो कल की क्लास में आप मुझे बताना। इन इक्वेशंस को जब हम डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू 0 रखते हैं तब हमें मिलती है नॉर्मल इक्वेशंस, और नॉर्मल इक्वेशंस लिखना हम आपको डायरेक्टली सिखा चुके हैं। तो ज़रा नॉर्मल इक्वेशन जो आई हम उनकी चर्चा करते हैं सीधे। तो हमारे पास दो नॉर्मल इक्वेशन आ जाएंगी, कौन कौन सी? एक तो आएगी अगर y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स हमने कर्व लिया तो एक आएगी समेसन y इक्वल टू एन ए प्लस बी समेसन एक्स, और दूसरी क्या आएगी? समेसन एक्स वाई ए समेसन एक्स बी समेसन एक्स स्क्वायर। कैसे आई? इसको x से मल्टीप्लाई करके समेसन रन करा दो। तो नॉर्मल इक्वेशन में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, डिफ्रेंशिएट करके भी आती है और हम डायरेक्ट भी लिख पाते हैं शॉर्ट ट्रिक के थ्रू।
अब ज़रा आपको देखना है कि रिग्रेशन की जो लाइन है वो कैसे एवरेज रिलेशनशिप को बताती है। तो हम किसी आयत पर्सन के लिए लिख सकते हैं वाई आई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स आई। अब एक काम करते हैं, दोनों साइड हम समेसन अप्लाई कर देते हैं। तो इधर हो गया समेसन वाई आई और इधर हो गया ए प्लस बी समेसन एक्स आई। एक काम और करते हैं, हम पूरी इक्वेशन को n से डिवाइड भी कर देते हैं। a पर समेसन लगाएंगे तो एक n यहाँ पर मल्टीप्लाई में आएगा और डिवाइड भी कर दिया। तो डिवाइड करने के बाद क्या दिखा, n से n कैंसिल, यहाँ a बचा और b बचा समेसन एक्स आई अपॉन एन क्या बन गया x बार और समेसन वाई आई अपॉन एन क्या बन गया y बार। तो आपको ये चीज़ दिखा कि y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में जब हमने समेसन अप्लाई किया n से डिवाइड किया तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, y बार इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बार, जो कि बिल्कुल ऊपर वाली इक्वेशन की तरह दिख रही है। केवल क्या हुआ है, y और x की जगह पे क्या आ गया, y बार और x बार। इक्वेशन तो सेम ही है। अब आपको मैं कुछ पुरानी बातें याद दिलाता हूँ। मान लो हमने एक इक्वेशन लिखी y इज इक्वल टू 2 प्लस 3x। अब अगर हम यहाँ पर y और x की कोई वैल्यूज़ पुट करें और दोनों साइड इक्वल आ जाएं तो हम क्या कहते हैं कि दिस पॉइंट सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। कहते कि नहीं कहते, बताओ। मान लो हम x की वैल्यू 5 पुट कर दें और x की वैल्यू 1 पुट कर दें, तो 5 इधर पुट कर दो और 1 इधर पुट कर दो, तो क्या होगा, दोनों 5 इक्वल टू 5 आ जाएंगे कि नहीं। जी सर। तो हम क्या कहते हैं, हमने x की वैल्यू 1 और y की 5, तो हम कहेंगे 1,5 सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, पॉइंट दिस सेटिस्फाइज द इक्वेशन। इसी तरीके से और भी पॉइंट हम ले सकते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये हमने कब जाना, जब हमने इन पॉइंट को यहाँ और यहाँ पर पुट किया 3 और 5। तो अगर हम यहाँ पर x बार और y बार पुट कर देते तो क्या कहते, x बार एंड y बार आल्सो सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। कहते कि नहीं कहते, बताओ। यस सर। तो आपने देखा सिंपल लाइन पे हमने समेसन और 1/n लगाकर कैसे इसको कन्वर्ट कर लिया एवरेज रिलेशनशिप में। और अब हम कह भी तो सकते हैं कि y बार एंड x बार आल्सो सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, यानी रिग्रेशन इक्वेशन। तो सिंपल को हम एवरेज रिलेशनशिप में इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। चलिए अब हम आपको सीधे बताते हैं एस्टीमेट करना पैरामीटर्स को। आपको याद होगा लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल में हमने सिर्फ आपको इक्वेशन बनाना सिखाया था। एक न्यूमेरिकल के थ्रू न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जब मिली थी तब ए और बी की कैलकुलेशन की गई थी, लेकिन थ्योरेटिकल कैलकुलेशन ए और बी की नहीं हो पाई थी। तो आज की क्लास में हम y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में a और b की थ्योरेटिकल वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। कैसे, देखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये लिख कर दिखा दें कि y बार इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बार होगा, यानी हम ये सीधे सीधे कह सकते हैं कि y बार और x बार इस इक्वेशन को, किसको, इस वाली इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई। आप लोगों ने हाई स्कूल इंटर में पढ़ा होगा लाइन की इक्वेशन निकालना। थोड़ा सा बताते हैं आपको। मान लो कोई एक लाइन है जिसकी ग्रेडियंट m है और वो x कामा y से पास हो रही है, तो हम इसकी इक्वेशन को कैसे निकालते थे, y माइनस वाई इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x। लाइन की इक्वेशन निकालना याद है कि नहीं, भूल गए? यस सर, याद है। तो ये एक तरीका था लाइन की इक्वेशन निकालने का, जहाँ पर m को ग्रेडियंट कहते थे और m की वैल्यू क्या होती थी, अगर हमें कोई 2 पॉइंट दिए हैं तो हम m की ग्रेडियंट को कैसे निकालते थे, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। क्लियर? यस सर। चलिए अब हम वापस चलते हैं। इतनी बातें जो हमने आपको बताई इनका यूज़ अभी हम करेंगे। आते हैं y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स पे। तो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स को x बार y बार ने सेटिस्फाई किए, तो हम ये कह सकते हैं कि ये लाइन x बार और y बार से पास हो रही है। इसमें किसी को कोई शक? लाइन को कौन सेटिस्फाई करता है, जो उस लाइन के पॉइंट पर आते हैं। इसमें जितने पॉइंट हैं अगर इनकी वैल्यूज़ हम इसके इक्वेशन में पुट करें तो बोथ साइड इक्वल हो जाएंगे। तो जो पॉइंट लाइन पर आते हैं वही उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, चलिए।
आगे बढ़ते हैं। जल्दी से हम लिखेंगे नॉर्मल इक्वेशन समेसन y इक्वल टू na प्लस बी समेसन x और समेसन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेसन एक्स प्लस बी समेसन एक्स स्क्वायर। हम लोग यहाँ पर कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए? लीस्ट स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की पहली कंडीशन होती है इक्वेशन को इक्वल टू जीरो के फॉर्म में लिखो। तो हम पहली इक्वेशन को लिख देते हैं एन ए प्लस बी समेसन एक्स और माइनस समेसन वाई इज इक्वल टू जीरो। कोई दिक्कत किसी को? क्योंकि हमको यहाँ पर ए और बी निकालना है। दूसरी इक्वेशन को हम लिख रहे हैं ए समेसन एक्स प्लस बी समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्स वाई इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ए और बी लिखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म आता है 1। ए को जब हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? बी और 1 के कोफिशिएंट्स। तो बी का कोफिशिएंट क्या है? समेसन एक्स और समेसन एक्स स्क्वायर, जबकि कांस्टेंट टर्म में क्या है? माइनस समेसन वाई और माइनस समेसन एक्स वाई। ये मेथड सबको समझ में आ रहा है? बी के आगे एक माइनस लगाते हैं Yes, sir. और अब बी का लिखना है तो हम ए के कोफिशिएंट लिखेंगे एन और समेसन एक्स। कांस्टेंट टर्म में है समेसन वाई और समेसन एक्स वाई। 1 के नीचे हम ए और बी दोनों लिखेंगे। तो ए का क्या है? एन समेसन एक्स। बी का क्या है? समेसन एक्स और समेसन एक्स स्क्वायर। अब अगर हमको यहाँ से b की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? तो हम लोग लिखेंगे माइनस बी और यहाँ पर अपॉन वाला कैसे सॉल्व करेंगे? n समेसन एक्स वाई और माइनस समेसन एक्स समेसन वाई। कुछ हुआ नहीं, बस इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई किया गया और बीच में एक माइनस लगाया गया तो माइनस समेशन माइनस एक्स वाई होगा। जहाँ पर प्लस हो जाएगा, है ना? क्योंकि एक माइनस तो अच्छा यहाँ पर माइनस होगा, आप ये कह रहे हैं ना? चलिए Yes, sir. ये गलती है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस और यहाँ पर तो प्लस हो जाएगा क्योंकि दिस माइनस दिस होता है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये तो होता है। यहाँ पर एक माइनस जो है वो इसको प्लस नहीं बना देगा, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, तो हम एक काम कर सकते हैं कि माइनस को कॉमन लेकर ऊपर वाले से कैंसिल कर देते हैं। तो अपान में आ जाएगा b, यहाँ पर क्या आएगा? n समेसन एक्स वाई माइनस समेसन एक्स एंड समेसन वाई। इस साइड की ज़रा बात करते हैं तो यहाँ होगा n समेसन एक्स स्क्वायर और माइनस समेसन एक्स होल ऑफ स्क्वायर। अब अगर हम b की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी b की वैल्यू? तो b की वैल्यू आएगी n समेसन एक्स वाई माइनस समेसन एक्स समेसन वाई डिवाइडेड बाई n समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्स होल ऑफ स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, इस b को हम कैलकुलेट तो कर चुके हैं, लेकिन क्या हम इनको किसी फार्मूले के फॉर्म में भी लिख पाएंगे? तो जल्दी से हम इस b को फार्मूले के फॉर्म में लिख कर आपको दिखाते हैं। देखिए, अगर हम पूरी इक्वेशन को ऊपर और नीचे n स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर बचेगा 1/n समेसन एक्स वाई। एन स्क्वायर जब यहाँ आएगा तो एक इसके नीचे जाएगा और एक इसके नीचे, और ये बन जाएंगे x बार y बार। सेम हम नीचे भी करते हैं तो n स्क्वायर से डिवाइड करने पर ये क्या बन गया? दिस, और यहाँ का n स्क्वायर इस स्क्वायर के साथ मर्ज होगा और x बार स्क्वायर आ जाएगा। अब आप में से कौन मुझे बताएगा कि ऊपर और नीचे क्या क्या लिखा हुआ है? क्या ये वेरिएंस ऑफ x का फार्मूला नहीं है? Yes, sir. और ऊपर क्या लिखा हुआ है? तो आपने क्या देखा कि जो b की वैल्यू आई वो आई को वेरिएंस एक्स वाई डिवाइडेड बाई वेरिएंस x।
अभी बाकी है कैलकुलेट करना ए। तो ए को हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? तो अभी हमने देखा कि y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स को x बार y बार सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं y बार इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बार। अब अगर हमको a की वैल्यू चाहिए तो हम क्या लिखेंगे? a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, और यहाँ पर b की ये वैल्यू जो कैलकुलेट होकर आई है, यही वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो a की एस्टिमेटेड वैल्यू आ गई y बार माइनस कोवेरियंस x कॉमा वाई डिवाइडेड बाई वेरियंस x इंटू एक्स बार y बार हमें डेटा से मिल जाएंगे, और b एस्टिमेट हो चुका था वो यहाँ आ गया। तो जो बाकी वैल्यू बची वो किसकी हो गई? a की हुई। तो a के लिए हम इक्वेशन सॉल्व करने की बजाय इस वाली इक्वेशन का यूज़ करते हैं। तो आपने ये देखा कि रिग्रेशन इक्वेशन y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में हम b को और a को इस तरीके से एस्टिमेट कर सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत? अब अगर हमको b की वैल्यू मिल गई, ध्यान देना, b की वैल्यू हमको मिल गई, आप लोग मुझे बताओ लाइन का ग्रेडियंट फॉर्म क्या होता है? ये तो होता है, बताओ। नहीं आता किसी को? यहाँ पर m क्या होती है? स्लोप या ग्रेडियंट। ठीक है, हिंदी में वालों के लिए इसको कहते हैं प्रवणता। जो हिंदी मीडियम में है उन्होंने पढ़ रखा होगा इसको प्रवणता के नाम से। ठीक है, अब मान लो हमको एक लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करनी है जिसका स्लोप हमें पता है। अब जरा अपनी लाइन की इक्वेशन को देखो, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और मुझे बताओ इस लाइन का स्लोप क्या है? सर बी। और b को अभी अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इसका स्लोप भी हो गया। दूसरी चीज़, ये लाइन पास कहाँ से होती है? ओरिजिन से नहीं, x बार y बार से बेटा। अभी अभी सेटिस्फाई करके दिखाया ऊपर। ठीक, तो क्या हम लाइन की इक्वेशन को बना सकते हैं? कैसे? y माइनस वाई बार इज इक्वल टू स्लोप की वैल्यू क्या आई है? b, x माइनस एक्स बार। तो ये आ गई लाइन की इक्वेशन। अब लाइन की इक्वेशन को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू वाई बार प्लस बी एक्स माइनस एक्स बार, जहाँ पर b हमारा स्लोप है। तो यह आ गई आपकी रिग्रेशन इक्वेशन। कौन सी रिग्रेशन इक्वेशन? y ऑन x। ये जो b यहाँ पर आया है इसको हम क्या नाम देते हैं? रिग्रेशन कोफिशिएंट, और इसको हम ये भी कहते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? b y x से। अब अगर हम इस रिग्रेशन कोफिशिएंट की और वैल्यूज़ देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं? कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड में क्या आया? वेरियंस ऑफ एक्स। तो सबको पता है कोवेरियंस एक्स वाई को सिग्मा एक्स वाई से लिखते हैं और वेरियंस एक्स को सिग्मा एक्स स्क्वायर से। और पिछली क्लासेस में आपने कोरिलेशन का फार्मूला भी तो पढ़ा था, याद है? कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाई वेरियंस एक्स वेरियंस वाई। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई और सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। यहाँ से अगर हम सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू पुट करें तो क्या लिखेंगे? आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई तो लिखेंगे, अपॉन में क्या है? सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो एक सिग्मा हो गया कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ गई? आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। यानी हमारा जो स्लोप था उसकी वैल्यू हम कोरिलेशन और वेरिएंस के फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। चलिए, तो हमने देखा कि लाइन की इक्वेशन क्या आई है? y इज इक्वल टू वाई बार प्लस आर
सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स और एक्स माइनस एक्स बार। तो आपकी रिग्रेशन लाइन की ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, सबको क्लियर? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। तो एक बार थोड़ा सा फिर से एक समरी लेंगे। हम लोगों ने लाइन की इक्वेशन क्या सपोज की थी, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और फिर हमने क्या किया, इसको समेसन और n से डिवाइड करके ये बताया कि y बार इक्वल टू बी एक्स बार भी एक इक्वेशन होगी और ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। फिर हमने इस पे क्या लगाया, नॉर्मल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर से, और उन नॉर्मल इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो b की वैल्यू हमें मिल गई कोवेरियंस एक्स वाई अंडर अपॉन में वेरियंस एक्स, और a की वैल्यू इस इक्वेशन से आ गई कैसे, y बार माइनस बी एक्स बार से। तो जब a और b आ गए तो अब हमको रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए था, एक पॉइंट जहाँ से वो गुजरे यानी पास हो, और दूसरा स्लोप। तो स्लोप ये रहा और पॉइंट हो गया x बार एंड y बार। हमने इसको यूज़ करके रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन निकाल ली। चलिए थोड़ा सा पीडीएफ से देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो b की वैल्यू, a की वैल्यू, ये सारी चीज़ें हमने आपको अभी भी समझाई। ये है नॉर्मल इक्वेशंस, ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये रही आपकी a की वैल्यू, और ऊपर कहीं b की वैल्यू ये आई है, b की वैल्यू। a की वैल्यू को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अगर निकालेंगे तो वो इस फॉर्म में आएगा, ठीक है, जो इधर लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वी नो दैट इफ x एंड y आर टू कोरिलेटेड वेरिएबल द कोवेरियंस बिटवीन x, यानी वही प्रूफ करके दिखाया गया है, कोवेरियंस और वेरियंस, और फिर आगे चलकर उसी b को किसके फॉर्म में लिखा गया है, कोवेरियंस के फॉर्म में। ये देखिए सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर, या फिर आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। अब हम क्या कर रहे हैं, नाउ वी हैव सो दैट रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x passes through point this and it gradient is byx, so that required equation of regression, ये बन गई required equation of regression। तो सभी को रिग्रेशन की इक्वेशन याद रहेगी। यस सर। अगर हम लाइन को रिवर्स लेते हैं x इक्वल टू ए प्लस बी वाई, तो फिर सारी चीज़ें रिवर्स हो जाती, और क्या क्या चेंजेस आते ज़रा हम इनको जल्दी से देख लेते हैं। तो नंबर 1, आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट अब बी वाई एक्स नहीं बल्कि क्या हो जाता, बी एक्स वाई हो जाता। बी वाई एक्स की वैल्यू आई थी आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, इसकी वैल्यू आएगी आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। ठीक है, दूसरी चीज़, लाइन के इक्वेशन को हम x इक्वल टू ए प्लस बी वाई से दर्शाते, और b को क्या कहते, रिग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y। क्लियर? यस सर। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, थ्योरम लिखिए, कोरिलेशन कोफिशिएंट r इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन रिग्रेशन कोफिशिएंट। ज्योमेट्रिक मीन अगर a और b का निकालना है तो हम इसको मल्टीप्लाई करके रूट लेते हैं। तो ये कह रहा है रिग्रेशन कोफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट हमारे पास दो हैं, y ऑन x और x ऑन y। ज्योमेट्रिक मीन लेने का मतलब मल्टीप्लाई करिए और रूट लीजिए। तो ज़रा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और रूट लो, देखो क्या आ रहा है, रूट आर स्क्वायर आ रहा है। आर स्क्वायर का जब हम रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस 1। तो हमने ये देखा कि जब हम रिग्रेशन के कोफिशिएंट्स को ज्योमेट्रिक मीन लेंगे यानी मल्टीप्लाई करके रूट लेंगे, तो जो हमको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, आर स्क्वायर का रूट लेंगे आर ही तो आएगा। अब या तो ये प्लस में होगा या तो माइनस में। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट को कैलकुलेट करने का हमको एक फार्मूला और मिला, क्या मिला, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। क्या फार्मूला, सबको समझ में आया?
यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर जो प्लस माइनस लगा है इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे कल की क्लास में। अभी देखते हैं और रिग्रेशन में क्या है। क्वेश्चन है वाई डू वी हैव टू लाइन ऑफ रिग्रेशन। आप इसको पढ़ना समझना, कल इसकी चर्चा हम कर लेंगे। ठीक है। ओके सर। इसके बाद आगे की क्लासेस में हम आपको सिचुएशन दिखाएंगे कि जब कोरिलेशन +1 माइनस हो तो रिग्रेशन लाइन पे क्या फ़र्क पड़ता है, कब रिग्रेशन लाइन परपेंडिकुलर होंगी, कब रिग्रेशन लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी, और दो रिग्रेशन लाइन के बीच बनने वाला एंगल कितना होता है, इसका भी प्रूफ हम कल करेंगे। और इसके बाद रिग्रेशन से जुड़े हुए कुछ सवाल जो आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर भरपूर मात्रा में आते हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दो, कंपटीशन का दो, बीएससी का दो, एमएससी का दो, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि रिग्रेशन का क्वेश्चन ना आए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, इफ़ वन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट इज़ ग्रेटर देन यूनिटी देन अदर मस्ट बी लेस देन यूनिटी, इसका प्रूफ हम करेंगे। कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू, कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू का मतलब क्या है, और ये लाइन आपको किताबों में लिखी हुई नहीं मिलती है। हम कल इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। क्लास को बेहतर समझने के लिए आप इसको एक बार और रिवाइज कर लेंगे तो सभी के लिए अच्छा है। बाकी हम लोग मिलेंगे कल सेम टाइम पे। थैंक यू। जय हिंद।